So we studied about the divisional chart. I mentioned about the divisional chart in the last class. और मैंने कहा था आपको कि किसी भी हाउस के सिग्निफिकेशंस आप देखेंगे तो दे कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. और कोई भी अगर हाउस बहुत मेलिफिकली एफ्लिक्टेड है तो वी कैन नॉट से कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन द लाइफ. जैसे हम लोगों ने कहा था कि फोर्थ हाउस है, it signifies mother, then your domestic comfort, your immovable property, your education, your vehicle, then it has a direct effect on your profession also. तो अगर किसी का फोर्थ हाउस खराब है तो इसके हिसाब से कुछ मिलना नहीं चाहिए उसको, लेकिन ऐसा होता नहीं है. he may be missing one of these things, maybe vehicle or immovable property or some domestic comfort, some education, but not all actually. और इसी तरह आप कोई भी हाउस लें, उसके अगर आप सिग्निफिकेशंस को नोट डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि करीब करीब हर एस्पेक्ट कवर हो जाता है. तो इसके हिसाब से तो ऐसा हुआ कि एक भी अगर हाउस एफ्लिक्टेड है तो आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. और हमारा पर्पस क्या है एस्ट्रोलॉजी का? पर्पस ये है कि हम जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ है उसको हम एग्जामिन कर पाए. जैसे हमने कहा कि फोर्थ हाउस के बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं. जैसे मदर है तो मदर को इंडिविजुअली आप स्टडी करिए, व्हीकल कंफर्ट है उसको आप अलग से करिए, डोमेस्टिक कंफर्ट है उसको अलग से करिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अलग से हम एग्जामिन करें, ऐसे ही एजुकेशन है उसको हम अलग से एग्जामिन करें. तो हम कैसे करेंगे? लगन चार्ट से तो हम कर नहीं सकते इंडिविजुअल एस्पेक्ट, एंड यू कांट टेल कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा. तो उसके लिए हम डिविजनल चार्ट की हेल्प लेते हैं. पर्टिकुलरली जो मेन पर्पस है दैट इज टू स्टडी द इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. और इसके अलावा बहुत बार आप हॉरोस्कोप देखेंगे एंड दैट हॉरोस्कोप गिव्स वेरी गुड इंडिकेशंस, मे बी वेरी गुड योगास, वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट, वेरी गुड प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है उसको. और यू विल कम अक्रॉस नंबर ऑफ सच हॉरोस्कोप्स. जब आप देखना शुरू करेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है. तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि एस्ट्रोलॉजी गलत तो नहीं है, या ये क्या हो रहा है कि इतने अच्छे योग होने के बावजूद भी हमें कुछ मिल नहीं रहा है. तो क्या होता है कि जो भी हम कोई भी एस्पेक्ट जब हम लाइफ का देखते हैं लग्न चार्ट से, तो लग्न चार्ट में इंडिकेशन है, इट्स गुड एक्चुअली, होना चाहिए, लेकिन वो वाकई में ही मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको हम वेरीफाई करते हैं थ्रू द डिविजनल चार्ट. जैसे मान लीजिए किसी का जो हाउस ऑफ मैरिज है इट्स वेरी स्ट्रांग इन द लग्न चार्ट, और बट मैरिटल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है उसकी. तो उसके लिए जो कंसर्न डिविजनल चार्ट होगा उसको हम एग्जामिन करेंगे, और जब तक डिविजनल चार्ट कंफर्म नहीं करेगा उस लाइफ के एस्पेक्ट को, वो लाइफ का एस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉट एवर इज इंडिकेटेड इन द लग्न चार्ट दैट इज नॉट ए कंफर्म पोजिशन, यू हैव टू वेरीफाई इट थ्रू द डिविजनल चार्ट. और अगर डिविजनल चार्ट इंडिकेट करता है कि जो लग्न का इंडिकेशन है वो मिलेगा, देन ओनली यू गेट दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अदरवाइज नॉट. तो दो चीजें हो गई कि अगर हमने लग्न चार्ट देखा और लगन चार्ट में ही कोई ऐसा इंडिकेशन है कि हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलना है, तो हम डिविजनल चार्ट को नहीं देखेंगे, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि लग्न चार्ट से ही बेसिक इंडिकेशन आना चाहिए किसी भी लाइफ की इवेंट का. अगर लग्न चार्ट से इंडिकेशन नहीं आता है तो डिविजनल चार्ट का कोई पर्पस नहीं है. और दूसरा है, जब लग्न चार्ट से इंडिकेशन आपको मिल रहा है तो उसको हम कंफर्म करते हैं थ्रू द डिविजनल चार्ट. और कंफर्म भी नहीं करते, वी ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. उस लाइफ के एस्पेक्ट का जो भी डिटेल पॉसिबल हो सकता है, दैट आल्सो वी ट्राई टू गेट थ्रू द डिविजनल चार्ट. इसलिए डिविजनल चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड you all know that one of the divisional chart जिसको हम नवांश चार्ट बोलते हैं, that is always made along with the lagna chart. This is such an important chart, or you can say the marriage is such an important aspect of our life कि नवांश चार्ट is always made along with the lagna chart, उसकी importance को देखते हुए. और लोग देखते भी हैं, उसके बिना आगे भी नहीं बढ़ते. तो कुछ चीजें जो डिविजनल चार्ट के बारे में जस्ट आई विल रिपीट
कि पहली चीज तो यह है कि जो जितने भी डिविजनल चार्ट हैं दे आर नॉट द इंडिपेंडेंट चार्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का नवांश चार्ट देखकर प्रिडिक्शन करना शुरू कर दें। दे आर ऑलवेज टू बी सीन अलोंग विद द लग्न चार्ट। हमेशा पहले आप लग्न चार्ट को देखेंगे, लग्न चार्ट से इंडिकेशन मिलना चाहिए और फिर हम उसको डिविजनल चार्ट की मदद से कंफर्म करेंगे और उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में जो भी डिटेल पॉसिबल हो सकता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एंड द foremost thing is कि these charts are not independent charts. These are not to be seen in isolation. These are to be seen along with the लग्न चार्ट। और कैसे देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम किसी की व्हीकल की बात कर रहे हैं कि वाहन का सुख उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमने कहा कि जो कंसर्न हाउस है, फोर्थ हाउस है, उसको हम देखेंगे और वाहन का जो कारक है वो शुक्र होता है, वीनस होता है, तो उसकी पोजीशन हम देखेंगे लग्न चार्ट में। और उसके बाद जो कंसर्न डिविजनल चार्ट है या रेलेवेंट डिविजनल चार्ट है जिसको हम शोडांस कहते हैं या D16 कहते हैं, उसको हम एग्जामिन करेंगे। तो देन वी ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट द हैप्पीनेस और द फ्रॉम द कन्वेंस। तो इस तरह से कि आप जो भी कंसर्न हाउस है और जो उस चीज का कारक है उसको हम लग्न चार्ट से देखते हैं और लग्न चार्ट से उसका हमें पॉजिटिव इंडिकेशन आना चाहिए। अगर लग्न चार्ट से पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं आ रहा है तो हम डिविजनल चार्ट को देखने का कोई फायदा नहीं है। और अगर लग्न चार्ट से जब पॉजिटिव इंडिकेशन आता है तो हम उसको वेरीफाई करते हैं थ्रू द डिविजनल चार्ट। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है कि हम लोग इसको डिविजनल चार्ट को टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट आल्सो हम इसको यूज करते हैं कि जो भी प्लैनेट्स हैं हमारे उनका हम प्लेसमेंट देखते हैं इन द डिफरेंट डिविजनल चार्ट्स एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द strength or try to assess the strength of each planet. तो उस पर्पस के लिए भी काम आते हैं, जैसे I think some of you were mentioning on that day एक विंशोपक बल होता है। विंशोपक बल is entirely based on the position of planets in the divisional chart. तो हम उस तरह से भी उसको यूज करते हैं। बट यहाँ जो मेन पर्पस है हमारा वो है कि हम किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट को एग्जामिन करें और उसके बारे में डिटेल मालूम करें। और जो सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड वर्ड है अबाउट द डिविजनल चार्ट वो हम कहते हैं कि एक कंसेप्ट है वर्गोत्तम प्लैनेट्स का। वो हम बहुत यूज करेंगे एंड दे आर रियली हेल्पफुल आल्सो कि वर्गोत्तम प्लैनेट जब भी हम डिविजनल चार्ट की बात करते हैं तो दिस वर्ड ऑटोमेटिकली कम्स इन योर माइंड कि कोई वर्ड है वर्गोत्तम प्लैनेट्स। तो वर्गोत्तम प्लैनेट क्या है, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बट थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ कि जब भी कोई भी प्लैनेट लग्न चार्ट में और किसी भी डिविजनल चार्ट में, लग्न चार्ट में और किसी भी डिविजनल चार्ट में एक ही राशि में होता है, एक ही साइन में होता है, हाउस नहीं, इट हैज टू बी इन द सेम साइन। इफ a planet is in the same sign in the lagna chart as well as in any divisional chart, then we say that planet is Vargottam with reference to that particular divisional chart. तो क्या मतलब हुआ कि लग्न चार्ट में और डिविजनल चार्ट में प्लैनेट एक ही साइन में होना चाहिए। सेकंड थिंग इज कि इट इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट। इट मींस द वर्गोत्तम दैट टर्म इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। इट वी हैव टू डिफाइन इट कि विद रेफरेंस टू व्हिच डिविजनल चार्ट। ऐसा नहीं कि हम कहें कि ये प्लैनेट वर्गोत्तम है, इट हैज नो मीनिंग। You have to define it, you have to specify कि वर्गोत्तम with reference to which divisional chart। और जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है किसी भी डिविजनल चार्ट में, जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है किसी भी डिविजनल चार्ट में, तो वो उस लाइफ के एस्पेक्ट के लिए इट बिकम्स ए बेनिफिक प्लैनेट। उसके जो रिजल्ट हैं उस लाइफ के एस्पेक्ट के लिए शुभ हो जाते हैं। देखिए जनरल शुभ नहीं होते but only concerning that particular aspect of the life। हम कहें कि नवांश में अगर कोई प्लैनेट वर्गोत्तम है, it is good only for your marital happiness। अगर दशांश चार्ट या जो प्रोफेशन का चार्ट है उसमें कोई प्लैनेट वर्गोत्तम है तो it is a good planet only regarding your profession, not for everything। तो ये वर्गोत्तम प्लैनेट को हम बहुत अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को जो बहुत पुराने लोग भी हैं वर्गोत्तम का कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं है।
और कुछ लोग यही समझते हैं कि वर्गोत्तम इज ओनली विद रेफरेंस टू नवांश चार्ट. नो, इट इज विद रेफरेंस टू एनी डिविजनल चार्ट. और ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि हम कहें वर्गोत्तम है तो वर्गोत्तम है. नो मीनिंग, यू हैव टू से विद रेफरेंस टू व्हिच डिविजनल चार्ट. और जैसे ही सर प्लैनेट, एक क्विक क्वेश्चन है. हाँ पूछिए. सर अगर लेट्स से D9 में कोई प्लैनेट वर्गोत्तम हो जाता है जी, एंड यू आर सेइंग कि फॉर मैरिटल पर्पसेस उसके लिए वो माना जाएगा, राइट. उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? लेट्स से अगर मार्स वर्गोत्तम हो गया या लेट्स तो से मार्स जुपिटर मीन्स कि वर्गोत्तम हो गया. कंसर्निंग योर मैरिज इट विल गिव ए गुड रिजल्ट, इट विल बिकम ए बेनिफिक प्लैनेट. अभी हम बात कर रहे हैं उसकी, अभी थोड़ा सा एक बार Okay. जस्ट वेट एक्चुअली, कि हमने कहा कि इट स्टार्ट्स गिविंग गुड रिजल्ट कंसर्निंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. और दूसरा, हम लोग अभी तक जो बातें कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है या किसी भी लाइफ का जो इंडिकेशन है, दैट हैज टू कम फ्रॉम द लग्न चार्ट. तो इसलिए जो स्ट्रेंथ प्लैनेट की होती है लग्न चार्ट में, दैट इज द मोस्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट. और कहते हैं कि जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है, it starts giving good results, it starts giving benefic result only with reference to that particular aspect of the life. और इसके बारे में जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं उन्होंने अलग अलग बात कही. एक बुक है सारावली, इट्स वेरी गुड बुक एक्चुअली, जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है. उसने कहा कि जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है, इट स्टार्ट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स. उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि अच्छा हो जाता है बस, इट स्टार्ट्स गिविंग गुड रिजल्ट. फिर एक दूसरी बुक है चंद्रकला नाड़ी, उसने कहा कि जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है, इट गिव्स द रिजल्ट ऑफ राजयोग, ये राजयोग कारक बन जाता है. और अगर आप फल दीपिका को पढ़ें तो फल दीपिका ने कहा कि जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है, इट गिव्स द रिजल्ट एज इफ द प्लैनेट इज प्लेस्ड इन इट्स ओन साइन. कि जैसे जो अपने साइन में जो प्लैनेट प्लेस्ड होता है, जो रिजल्ट वो प्लैनेट देता है, वही प्लैनेट वर्गोत्तम प्लैनेट जो है वही रिजल्ट देता है. अब तीनों ने अलग अलग बात क्यों कही? पहली चीज तो माइंड में आता है कि एक कहता है राजयोग कारक है, एक कहता है अपने साइन के रिजल्ट देगा, एक कहता है कि जस्ट इट बिकम्स ए गुड प्लैनेट. तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है प्लैनेट की, मैंने कहा कि वो लग्न चार्ट से आती है. लग्न चार्ट में कोई प्लैनेट अगर वीक है, लेट अस से कि कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है लग्न चार्ट में और नवांश चार्ट में वर्गोत्तम भी हो गया, नवांश चार्ट में वर्गोत्तम हो गया, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि सडनली ये डेबिलिटेटेड प्लैनेट विल बिकम ए राजयोग कारक. इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ ही उसकी बहुत कम है. वो कितना भी स्ट्रांग हो जाए, वो राजयोग कारक नहीं हो सकता. तो उसके लिए जो सारावली ने कहा कि इट स्टार्ट्स गिविंग गुड रिजल्ट, दैट इज एप्लीकेबल. क्योंकि ठीक है कि वो खराब रिजल्ट नहीं देगा, नीच के प्लैनेट के रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जस्ट ओके, मतलब जो उसकी जो मेलिफिकनेस है वो खत्म होके इट जस्ट गोज ऑन द पॉजिटिव साइड. दूसरा, अगर एक प्लैनेट ऑलरेडी उच्च का है लग्न चार्ट में और साथ में वर्गोत्तम भी हो गया, तो ऑलरेडी उसकी स्ट्रेंथ बहुत थी और ज्यादा बढ़ गई, तो इट बिकम्स ए राजयोग कारक. जो चंद्रकला नाड़ी ने कहा कि वर्गोत्तम प्लैनेट राजयोग कारक के रिजल्ट देते हैं, दैट इज एप्लीकेबल इन दैट केस. और अगर एक प्लैनेट ऑर्डिनरी है, मान लीजिए कि मीडियम टाइप की स्ट्रेंथ है उसकी और साथ में वर्गोत्तम भी हो गया, तो हम कहेंगे कि इट गिव्स द रिजल्ट एज इफ द प्लैनेट इज प्लेस्ड इन इट्स ओन साइन. तो ये तीनों चीजें सही हैं. ओनली थिंग इज की क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है हमें लग्न चार्ट में देखनी है, और लग्न चार्ट के हिसाब से, लग्न चार्ट में कितना स्ट्रांग है प्लैनेट, उसके हिसाब से हम रिजल्ट कह सकते हैं कि वर्गोत्तम प्लैनेट के रिजल्ट क्या होंगे. लेकिन वन थिंग इज डेफिनेट कि यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जिस डिविजनल चार्ट में वो वर्गोत्तम है, और किसी के लिए नहीं होता. जनरल वो स्ट्रांग नहीं होता. बट जैसे अभी रवि जी कह रहे हैं कि नवांश में जो नवांश चार्ट है स्पेशल सिग्निफिकेंस. और क्यों है सिग्निफिकेंस, हम क्यों बनाते हैं लग्न चार्ट के साथ में उसको? क्योंकि फर्स्टली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, मैरिज लाइफ. और नवांश चार्ट से हम क्या देखते हैं? नवांश चार्ट से हम फॉर्च्यून भी देखते हैं. जैसे हम लोगों ने कहा था कि जो नवांश चार्ट से अपार्ट फ्रॉम about your spouse or the marriage or the marital relations, we also see the fortune of a person. So it becomes important from fortune point of view. Then
we also see about the religious and the spiritual activities of the native from this chart. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है, बिकॉज दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द लाइफ कि आपको स्पिरिचुअल फील्ड में जाना है. और जब हम मैरिज की बात करते हैं तो इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल हाउसेस, ऑल प्लैनेट्स. तो इसीलिए नवांश चार्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी स्पेशल इम्पोर्टेंस है. और जैसे ही प्लैनेट नवांश चार्ट में वर्गोत्तम होता है तो इट रियली बिकम्स ए वंडरफुल प्लैनेट फॉर ऑलमोस्ट ऑल पर्पस. सिर्फ एक नवांश चार्ट ही ऐसा है कि वहां पर अगर कोई भी प्लैनेट वर्गोत्तम होगा तो उसके रिजल्ट आपको अलग तरीके से मिलेंगे. वी विल सी, वी विल टेक एन एग्जांपल एंड देन यू कैन चेक अप योरसेल्फ आल्सो. तो नवांश चार्ट में उसकी बहुत वैल्यू होती है. और जनरली लोग जो है, जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट आपका डेबिलिटेशन में है लग्न चार्ट में, तो वी ऑलवेज सी टुवर्ड द नवांश चार्ट जो आपके साथ में बना हुआ है आपके कंप्यूटर हॉरोस्कोप में. और अगर उस प्लैनेट की पोजीशन नवांश चार्ट में बेटर हो जाती है तो आप कहते हैं कि प्लैनेट फिर नीच के रिजल्ट नहीं देगा, इट विल बी स्लाइटली बेटर प्लैनेट. या कोई प्लैनेट अगर लग्न चार्ट में भी स्ट्रांग है और नवांश चार्ट में भी स्ट्रांग हो जाता है तो प्लैनेट हमारे बहुत अच्छा हो जाता है फॉर ऑल पर्पस. तो नवांश चार्ट इज द ओनली चार्ट जिसको कि हमने एक स्पेशल इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि हमारा बहुत जो लाइफ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उन सबको कवर भी करता है. तो नवांश चार्ट में वर्गोत्तम प्लैनेट का एक अलग से आप देखेंगे सिग्निफिकेशन है. अदरवाइज बाकी जो जितने भी डिविजनल चार्ट है उसमें वो सिर्फ उसी लाइफ के एस्पेक्ट को अच्छा करता है. और डिविजनल चार्ट्स के अलग चीजें, कुछ चीजें और भी हैं कि हर डिविजनल चार्ट को देखने का तरीका अलग है. ईच डिविजनल चार्ट इज टू बी एनालाइज्ड इन ए डिफरेंट वे. और इसको मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट लुक इट लाइक ए लग्न चार्ट. जैसे हम लग्न चार्ट को देखते हैं इस तरह से नहीं देखते. बट जो लग्न चार्ट में हमें चीजें देखी जाती हैं जैसे कि एस्पेक्ट है, प्लैनेट की पोजीशन है और ट्रांजिट है, दशाएं हैं, वो सब डिविजनल चार्ट के लिए भी एप्लीकेबल है. बट जो योग वगैरह होते हैं वो डिविजनल चार्ट में नहीं होते. वो योग वगैरह हम सब लग्न चार्ट से ही देखते हैं. तो एक चीज तो ये हो गया. और दूसरा एक चीज मैंने बताया भी था कि कोई भी जब किसी भी डिविजनल चार्ट में जब कोई प्लैनेट डेबिलिटेशन में होता है, डिविजनल चार्ट में लग्न में कोई भी पोजीशन हो, लेकिन अगर कोई भी प्लैनेट अगर किसी भी डिविजनल चार्ट में डेबिलिटेशन में होता है तो जब उसकी दशा अंतर्दशा ऑपरेट होती है तो हम देखते हैं कि whether that planet is concerned with that aspect of life or not, हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है. भले ही वो लग्न चार्ट में उसका कोई रिलेशन नहीं है उस लाइफ के एस्पेक्ट से, लेकिन सडनली आप देखेंगे कि हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आने लगती है उस पीरियड में. जैसे मान लीजिए कि नवांश चार्ट में लेट अस से कि मरकरी नीच का है और मरकरी का कोई रिलेशन नहीं है लग्न चार्ट में अबाउट योर मैरिज और योर स्पाउस. लेकिन जैसे ही मरकरी की दशा ऑपरेट होगी तो आप देखेंगे मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गई. तो ये जो नीच का प्लैनेट होता है किसी भी डिविजनल चार्ट में उसके रिजल्ट होते हैं. और एक चीज और भी है कि अगर कोई भी प्लैनेट जब किसी डिविजनल चार्ट में 8th हाउस में प्लेस्ड होता है, कोई भी प्लैनेट अगर किसी भी डिविजनल चार्ट में 8th हाउस में प्लेस्ड होता है तो उसकी जब दशा ऑपरेट होती है तो यू गेट death like effect concerning that particular aspect of the life. You have death like effect concerning that aspect of the life. death like effect क्या होता है? मान लीजिए कि नवांश चार्ट में कोई प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड है, उसकी दशा ऑपरेट हो रही है, तो डेथ लाइक इफेक्ट क्या होगा? सेपरेशन होगा, डाइवोर्स होगा या स्पाउस की डेथ हो जाएगी. दशांश चार्ट में है अगर कोई प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड है, उसकी दशा अंतर्दशा ऑपरेट हुई तो नौकरी छूट जाएगी, बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, काम ठप हो जाएगा. तो ये डेथ लाइक इफेक्ट है, मतलब बहुत ही सीरियस इफेक्ट कंसर्निंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. तीसरा यह है कि जो लग्न होता है किसी भी डिविजनल चार्ट का फर्स्ट हाउस, दैट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. किसी भी डिविजनल चार्ट का जो फर्स्ट हाउस है सबसे इंपॉर्टेंट रोल
उस हाउस का हो जाता है। और कहते हैं कि जब तक उस डिविजनल चार्ट का लग्न स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक किसी भी डिविजनल चार्ट का लग्न स्ट्रांग नहीं होगा, हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिल सकता। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए हम मैरिज के बारे में देख रहे हैं और नवाज चार्ट में लग्न बहुत वीक हो गया, तो बाकी प्लैनेट की पोजीशन कैसी भी हो, कितने भी प्लैनेट वेल प्लेस्ड हो, लेकिन हमें जो मैरिज का सुख नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि D10 चार्ट है, या जिसको हम कहते हैं दशांश चार्ट, हमारे प्रोफेशन के लिए होता है वो, और उसमें लग्न वीक है, और लग्न चार्ट में भले ही 10th हाउस कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, हमें प्रोफेशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, प्रोफेशनल स्टेटस नहीं मिल सकता। 5th हाउस लग्न चार्ट में भले ही कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन जब तक जो सप्तांश चार्ट है जिससे हम प्रोजेनी देखते हैं, उसका लग्न स्ट्रांग नहीं होगा, हमें प्रोजेनी का सुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए किसी भी डिविजनल चार्ट के लिए लग्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जब भी हम किसी भी डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले लग्न को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। और अगर लग्न ही बहुत वीक है तो कोई पॉजिटिव इंडिकेशन आपको नहीं मिलेगा, बाकी पोजीशन कैसी भी हो। तो इसलिए ये कुछ जनरल चीजें हैं अबाउट द डिविजनल चार्ट which we have to keep in mind while analyzing any divisional chart. तो हम जो है एक एक चार्ट को लेकर जो इम्पोर्टेंट चार्ट हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज सबसे पहले जो फर्स्ट डिविजनल चार्ट होता है जिसको कि हम होरा कहते हैं, विच इज हाफ पार्ट ऑफ द राशि। हम राशि को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सो ईच होरा इज ऑफ 15 डिग्री, और जोडियक को हम 24 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो पहला डिविजनल चार्ट है उसको हम होरा चार्ट कहते हैं। एंड होरा से हम क्या एग्जामिन करते हैं? वी एग्जामिन अबाउट द वेल्थ ऑफ द नेटिव। जो वेल्थ है उसके बारे में हम एग्जामिन करते हैं। और जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो कंसर्न हाउस कौन सा हुआ? सेकंड हाउस हुआ। जो हम लोगों ने जो सिग्निफिकेशंस देखे थे अबाउट ईच हाउस, तो सेकंड हाउस इज द हाउस व्हिच सिग्निफाइज वेल्थ एक्चुअली। तो हम सेकंड हाउस को एग्जामिन करेंगे। और फिर मैंने कहा कि वेल्थ के कारक को, वेल्थ का कारक क्या है? जुपिटर है। जुपिटर की पोजीशन को एग्जामिन करेंगे, और उसके बाद वी विल गो टू द रेलेवेंट डिविजनल चार्ट, दैट इज द होरा चार्ट, कि हम होरा चार्ट को कैसे एग्जामिन करेंगे। और जब हम ये कहते हैं कि हम सेकंड हाउस को एग्जामिन करेंगे या जुपिटर की पोजीशन को एग्जामिन करेंगे, इट मीन्स कि we have to examine all the aspect concerning wealth, maybe different yogas, maybe different houses which play an important role in the matter of wealth actually. तो उन सबको हम एग्जामिन करेंगे, और उसके साथ साथ we will try to examine the Hora chart. तो उसी की हम बात करते हैं। I think let me share a screen also. सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि when we talk of finance or the wealth, which are the concerned houses, which are the concerned planets, जिनका की रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है इन द मैटर ऑफ वेल्थ। देखिए, फर्स्ट हाउस एक ऐसा हाउस है जिसका की रोल जो है फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो फोर्थ हाउस है, सॉरी फर्स्ट हाउस असेंडेंट है, उसका रोल हमारे हर लाइफ के एस्पेक्ट के लिए जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस इज योर कैपेबिलिटी, योर पोटेंशियल, your willpower, your determination, your aptitude, your avocation, your mental capability, your health, your personality, nature, temperament. तो पैशन आपका, तो जब तक ये चीजें आपके अंदर नहीं होगी, मान लीजिए कि कोई पैशन नहीं है, कोई एप्टीट्यूड नहीं है, कोई विल पावर नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, एंड यू आर नॉट ए कैपेबल पर्सन, पोटेंशियल आपका नहीं है उसमें, तो सब चीजें बेकार है। फिर आप एफर्ट ही नहीं करेंगे, और बिना एफर्ट के तो कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए जो भी आपके एफर्ट्स होते हैं किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में, वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और कहा जाता है कि अगर
फर्स्ट हाउस आपका स्ट्रांग है तो देन यू कैन फेस एनी इवेंचुअलिटी इन द लाइफ, एनी ऑड सिचुएशन इन द लाइफ। और अगर फर्स्ट हाउस ही वीक है तो बाकी हाउस कितने भी स्ट्रांग हो उससे क्या फर्क पड़ता है, यू कांट एंजॉय द लाइफ। तो इसलिए फर्स्ट हाउस का रोल, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी है, आपका पोटेंशियल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में। तो धन कमाने के लिए भी फर्स्ट हाउस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सॉरी, एक क्विक क्वेश्चन, ये जी, सारे हाउसेस हम लग्न की बात कर रहे हैं, हो रहा हम लग्न की बात कर रहे हैं, अभी हम डिविजनल चार्ट पर नहीं गए हैं। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम लग्न चार्ट से पहले क्या क्या चीजें देखेंगे बिफोर गोइंग टू द डिविजनल चार्ट। तो व्हाट वी आर टॉकिंग इज ऑल अबाउट लग्न चार्ट ओनली, कि लग्न चार्ट में हमें क्या क्या देखना है। और कहा मैंने कि फर्स्ट हाउस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आल्सो मून, क्योंकि मून भी जो है असेंडेंट होता है एक तरह से, हमारी मेंटल कैपेबिलिटी है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, हमारा माइंड है, तो उसका भी रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वेल्थ के लिए। और सेकंड हाउस हम जानते ही हैं वेल्थ का हाउस है, और जुपिटर जो है वो कारक है वेल्थ का, जुपिटर जो है वेल्थ का कारक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस आल्सो फ्रॉम द वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज द हाउस ऑफ योर क्रिएटिविटी। और जब तक ये आप इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं होगी तो नेचुरली आपके एफर्ट्स बहुत पॉजिटिव नहीं होंगे, आप किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट को उसमें आपको बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। तो फिफ्थ हाउस का रोल उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो जरूरी होगा, जैसे हमने कहा कि असेंडेंट इज योर कैपेबिलिटी, फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी, एंड फिफ्थ हाउस इज योर creativity, your intelligence, which also play an important role in all aspect of the life. But कुछ लोग involved हैं in the speculation, stock market, and their full-time job in that also, so they earn money from speculation या stock market से भी या lottery से भी। तो ये जो गेन होते हैं speculative gains, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और क्योंकि फोर्थ हाउस जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में पब्लिक का हाउस है, फिफ्थ हाउस इज सेकंड फ्रॉम द फोर्थ हाउस, इट मींस द वेल्थ ऑफ पब्लिक, पब्लिक का मनी, जो पब्लिक का मनी आपके पास आता है, दैट इज टू बी सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। और पब्लिक का मनी आपको किस फॉर्म में आता है? लॉटरी निकला कोई लोगों ने लॉटरी खरीदी, सबने पैसा कंट्रीब्यूट किया उसमें, एंड यू विन द लॉटरी। सो लॉटरी से जैसे कोई पैसा आएगा तो वी हैव टू सी फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। या मान लीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, द सेम सिचुएशन इज देयर इन स्टॉक मार्केट आल्सो, कि पब्लिक इन्वेस्ट करती है और एक आदमी को फायदा होता है, एक आदमी को लॉस होता है। जो भी इस टाइप के गेन होते हैं बेसिकली गेन्स फ्रॉम द पब्लिक मनी, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और वैसे भी जब ये क्वेश्चन आता है कि किसी को स्टॉक मार्केट में फायदा होगा या नहीं होगा, तो फिफ्थ हाउस हैज टू बी स्ट्रांग। और नाइन्थ हाउस तो है ही हमारे फॉर्चून एंड लक का, वो तो फर्स्ट हाउस के बाद उसी की इंपॉर्टेंस है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, अगर भाग्य अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इट्स जनरल हाउस। और 11th हाउस को हमने कहा कि हाउस ऑफ गेन्स आपको, एंड when we say house of gains, so it indicates all type of gains, maybe material or non-material also, spiritual also. तो 11th हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है धन के मामले में। और वैसे भी जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था हाउसेस का, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, तो उसमें कहा था कि जो धर्म के हाउसेस हैं 159 हैं और अर्थ के हैं 2, 6, 10। Sorry, so you need to have some water. No, it's okay. तो अर्थ के जो हाउसेस हैं वो 2, 6, 10 हाउसेस हैं, सेकंड, 6th एंड 10th हाउस आल्सो। तो जो अर्थ त्रिकोण है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मैटर ऑफ वेल्थ। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था विष्णु और
लक्ष्मी स्थान की जो विष्णु स्थान होते हैं वो दे आर नेसेसरी टू सस्टेन आवर लाइफ, और जो लक्ष्मी स्थान होते हैं दे आर meant for prosperity in the life. तो 5th and 9th हाउस का उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और 1st and 11th हाउसेस ये भी इंडिकेट करते हैं कि यू गेट द वेल्थ थ्रू योर ओन एफर्ट्स, वेल्थ थ्रू योर ओन एफर्ट्स। और दूसरा जो ट्राइन हाउसेस हैं, और ट्राइन हाउसेस में बी फ्रॉम 1st हाउस लग्ना और फ्रॉम द मून। तो हमने कहा कि ये प्रोस्पेरिटी के हाउसेस हैं आपके, तो ये इंडिकेट करते हैं कि प्रोस्पेरिटी जो कि आप नॉर्मल कमाते हैं वो तो आपका केंद्र हाउसेस हो गए, लेकिन जो असली प्रोस्पेरिटी के हाउसेस हैं वो ट्राइन हाउसेस हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे जो ट्राइन हाउसेस होते हैं दे रिप्रेजेंट द विंडफॉल गेन्स, कि बहुत ज्यादा पैसा आपके पास आता है, प्रोस्पेरिटी लाइफ में आती है। और ये भी कहा कि हम लोगों ने जो डिस्कस भी किया था कि जब भी ट्राइन हाउस और एंगुलर हाउस का रिलेशन होता है आपस में, केंद्र और त्रिकोण का जब रिलेशन होता है, तो इस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट राजयोग। और यहाँ पर भी वही है कि जब ट्राइन और एंगुलर हाउसेस का आपस में रिलेशन होगा तो देयर विल बी स्टेडीनेस, स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम, अदरवाइज नहीं होगा। और इसमें जो 8th हाउस है, 8th हाउस कहते हैं कि जो अनअर्न्ड मनी होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी अनअर्न्ड इनकम होती है आपकी, जैसे इनहेरिटेंस हो गया, इंश्योरेंस का क्लेम हो गया, या कहीं से आपको पैसा ऐसे ही मिल गया, तो उस टाइप की सारी इनकम जो है हम 8th हाउस से देखते हैं। तो इसलिए 8th हाउस का भी रोल है आपके वेल्थ। एंड वेल्थ जब हम बात करते हैं 2nd हाउस की, तो वेल्थ इज नॉट द इनकम, दैट इज द लिक्विड कैश विद यू, दैट इज द accumulated wealth with you, nothing to do with the income actually। तो 8th हाउस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये दो प्लैनेट हैं, जुपिटर और वीनस, इसको हम कहते हैं वेल्थ यील्डिंग प्लैनेट, क्योंकि जुपिटर प्रोस्पेरिटी देता है और वीनस जो है हमारे ऑल लग्जरीज एंड कंफर्ट्स देता है। तो ये दो प्लैनेट हैं जो हमारी वेल्थ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, या उनकी ब्लेसिंग से ही हमको वेल्थ मिलती है। और जब जुपिटर का रोल होता है, देखिए जुपिटर तो हमने कहा है कि गुरु है, से गॉड एक्चुअली। तो जब जुपिटर का रोल होता है इन द मैटर ऑफ वेल्थ, इट मीन्स यू गेट द वेल्थ थ्रू राइटियस मीन्स, या अपनी विजडम के द्वारा। आप कोई गलत मेथड इस्तेमाल नहीं करते वेल्थ को प्राप्त करने के लिए। जो भी लीगल मीन्स होते हैं, जस्टिफाइड मीन्स होते हैं, या आपकी विजडम के द्वारा जो वेल्थ प्राप्त होती है, वो जुपिटर का जब इन्वॉल्वमेंट होता है। और जैसे ही वीनस का इन्वॉल्वमेंट हुआ इन द मैटर ऑफ वेल्थ, तो कहते हैं कि वीनस तो सडन वेल्थ देता है, जैसे कहते हैं ना, बहुत अनाउंस करके, पूरा अनाउंसमेंट करके कि देखो मेरे पास कितना पैसा आ गया एकदम से जो है, एंड एवरीबॉडी विल कम टू नो अबाउट दैट। तो कहते हैं कि वीनस जो है रेंडर्स वेल्थ इन ऑपुलेंस इन मच प्रोनाउंस्ड मैनर। जैसे मान लीजिए कोई एक्टर बन गया और सडनली उसको 2-4 फिल्में मिल गई, तो पूरी दुनिया को पता रहता है कि एकदम से इसको इतना पैसा मिला है। बट जब जुपिटर का रोल होगा तो उसमें इस टाइप की सिचुएशन नहीं होगी, वो वीनस की वजह से ही हो सकती है। और जहां सन और मून का रोल है, सन कहते हैं कि हमारा स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, सन डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है, सन इज ए किंग एक्चुअली, एंड मून इज बेसिकली ए प्लैनेट ऑफ क्रिएटिविटी वेयर वी यूज आवर माइंड एक्चुअली। तो इसलिए सन और मून का इन्वॉल्वमेंट होना, सन और मून का एसोसिएशन होना विद द एंगुलर एंड ट्राइन हाउसेस, वो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे धन योग बनते हैं उसकी वजह से भी जो है। और जो 5th हाउस है, ये तो हमने कर लिया, दिस वी हैव डन ऑलरेडी। तो और जब हम स्पेकुलेशन की भी बात कर रहे थे कि 5th हाउस से हम स्पेकुलेशन या गेन्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट देखते हैं, और उस केस में जब भी हम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज की बात करते हैं तो मरकरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कहते हैं कि मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस, और
speculative activities is not like winning lottery. You have to involve your intelligence also in that. तो ये कहा गया कि जब तक मरकरी आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रांग नहीं है, you should not venture into the stock market. आपको स्टॉक मार्केट से फायदा हो ही नहीं सकता. किसी भी व्यक्ति का अगर मरकरी स्ट्रांग नहीं है तो उस व्यक्ति को कभी भी स्टॉक मार्केट से फायदा नहीं होता. तो इसलिए हम लोग तो कह देते हैं कि जब मरकरी आपका नहीं है तो बेटर यू स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, क्योंकि कभी उसको फायदा नहीं हो सकता. 6th हाउस गैम्बलिंग का भी हाउस है, और तो और या हम कह सकते हैं कि इट इज सेकंड फ्रॉम द 5th हाउस. 5th हाउस इज द हाउस ऑफ स्पेकुलेशन and second is the house of wealth, so gains from speculation also. तो वो भी 6th हाउस का रोल भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है. अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ योग की बात करें जो धन योग कहते हैं, द योगाज विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि जब कोई भी एस्पेक्ट हम एग्जामिन करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्लैनेट we should also have an idea कि कौन कौन से योग ऐसे होते हैं जो उस मैटर को प्रमोट करते हैं. कि जब हम वेल्थ की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से योग ऐसे हैं जो धन आपको दे सकते हैं. और जैसा मैंने कहा कि जब योग ऑपरेट करते हैं तो दे सुपरसीड्स एवरीथिंग. दे जस्ट चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप. वो प्लैनेट की पोजीशन से फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि योगा विल सुपरसीड एवरीथिंग. तो अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट योग तो नहीं है आपके हॉरोस्कोप में विच इंडिकेट्स लॉट ऑफ वेल्थ, फिर आपका जो हम बात कर रहे हैं 2nd हाउस और जुपिटर, वो फेल हो जाएगा. क्योंकि अगर कोई ऐसा योग है, बहुत इंपॉर्टेंट योग है, तो नेचुरली दैट योग विल आल्सो प्रिवेल इन द मैटर ऑफ वेल्थ. तो कौन कौन से जो योग हैं जनरल हम लोग डिस्कस करेंगे. एक राजयोग तो सिंपल है कि जब भी ट्राइन और एंगुलर हाउसेस का आपस में एसोसिएशन होता है तो इट बिकम्स ए वेरी गुड राजयोग कंसर्निंग वेल्थ. जब भी त्रिकोण और केंद्र के हाउसेस का एसोसिएशन होगा. अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आप देखेंगे त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में बैठा हुआ है, या एक त्रिकोण का लॉर्ड दूसरे त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो इट गिव्स वेरी इंपॉर्टेंट राजयोग कंसर्निंग वेल्थ. फिर लग्नादि और चंद्रादि योग की शायद हमने बात की थी, फिर भी मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं उसमें कि लग्नादि मीन्स कि वी आर फोर्टिफाइंग द लग्ना, वी आर मेकिंग द लग्ना स्ट्रॉन्ग. या चंद्रादि मीन्स कि वी आर फोर्टिफाइंग द पोजीशन ऑफ मून और वी आर मेकिंग द मून स्ट्रॉन्ग. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. और लग्नादि योग बनता है जब लग्न से 6th, 7th, 8th हाउसेस में, जब भी लग्न से 6th, 7th, 8th हाउसेस में तीनों बेनिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है. किसी भी तरीके से हो, 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, या एक तीनों में हो, या 2-1 में हो, 1-1 में हो, बट ऑल द प्लैनेट्स शुड बी इन द, ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स शुड बी इन द 6th, 7th and 8th हाउसेस. तो हम कहते हैं कि लग्नादि योग बन गया, योर लग्ना हैज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ. और हम लोग देखते नहीं, हम सोचते हैं कि 6th, 7th, 8th में सारे प्लैनेट प्लेस्ड हैं, तो इट्स नॉट ए गुड पोजीशन. बट फैक्ट इज कि लग्नादि योग बन रहा है, आपके पूरे हॉरोस्कोप का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया, पूरे हॉरोस्कोप का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया आपका, एंड इट मेक्स द लग्ना वेरी स्ट्रॉन्ग. और जब आपका लग्ना स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर आपको क्या चाहिए, सब चीजें अपने आप मिलेंगी. आपकी कैपेबिलिटी, आपका पोटेंशियल है आपका, तो अपने आप मैनेज कर लेंगे. ऐसे ही चंद्रादि योग होता है जब चंद्रमा से 6th, 7th, 8th हाउसेस में तीनों बेनिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है, तब हम कहते हैं चंद्रादि योग. मतलब इट इज फोर्टिफाइंग द मून, इट मेकिंग द मून वेरी स्ट्रॉन्ग. आपकी जो क्रिएटिविटी है या माइंड है या मेंटल स्ट्रेंथ है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है. और जब मून बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो नेचुरली यू आर ए कैपेबल पर्सन, आप अपने आप सब चीजें अरेंज कर सकते हैं. वेल्थ से कनेक्टेड एक योग और भी है जिसको हम वासुमती योग बोलते हैं. वासुमती का मतलब ये होता है कि जब तीनों बेनिफिक प्लैनेट
all benefic planets, they are in the Upachya Sthan, and Upachya Sthan may be from Lagna or from the moon. जब भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट्स शुभ ग्रह मरकरी, वीनस, जुपिटर लग्न से या चंद्रमा से उपाचय स्थान में होते हैं और एफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन उनका ना हो, तो योग बनता है वासुमती योगा। इट्स अ वेरी गुड योगा कंसर्निंग वेल्थ। और क्वेश्चन ये आता है कि उपाचय स्थान में बैठने से क्या होता है। देखिए, उपाचय स्थान हमारा जो 3, 6, 10, 11 हाउसेस हैं, और थर्ड हाउस क्या है, आपकी मेहनत है, आपके स्ट्रगल्स हैं, आपका इनिशिएटिव है, आपका एडवेंचर है, आपका करेज है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो थर्ड हाउस है। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ कॉम्पिटिशंस। अगर 6th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है तो यू आर एबल टू कॉम्पीट। 10th हाउस आपका कर्म स्थान है, नेचुरली वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ के लिए। और 11th हाउस गेन्स के अलावा भी जो है योर एस्पिरेशंस हैं, कि आपके पैशंस हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं आगे बढ़ने की जो है, तो 11th हाउस से देखते हैं। तो इसलिए जब तीनों उपाचय स्थान में, चारों उपाचय स्थान में तीनों बेनिफिक प्लैनेट होते हैं तो ये योग बनता है। और इसमें क्या खास बात क्या है कि जो नेटिव होता है उसके पास जो वेल्थ आती है वो अपने एफर्ट से आती है, ना कि कोई उसकी हेल्प करता है। Whatever he gets is through his own efforts and ability. बिना किसी आउटसाइड हेल्प के उसके पास पैसा आता है। और कुछ लक्ष्मी योग भी हैं बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने कहा भी था कि मून और मार्स का एसोसिएशन हो, चंद्रमा और मंगल का जब एसोसिएशन होता है तो कहते हैं कि लक्ष्मी योग बनता है। इट्स वेरी पावरफुल लक्ष्मी योग। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसे व्यक्तियों के घर से लक्ष्मी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ती, क्योंकि मून हमारा माइंड है और मार्स एड एनर्जी टू दैट। आवर माइंड बिकम्स फर्टाइल और माइंड बिकम्स एक्टिंग, एक्चुअली उसको एनर्जी मिल जाती है। तो हम कोई ना कोई हमारे अंदर एक अनपैरेलल स्किल डेवलप हो जाती है जो और लोगों में नहीं होती, उसकी वजह से आपके पास पैसा आता है। तो इट्स अ वंडरफुल लक्ष्मी योग, सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड मार्स। आपने देखा कि मून एंड मार्स का एक कॉम्बिनेशन है, आपने ध्यान नहीं दिया, बट इट्स अ वेरी पावरफुल लक्ष्मी योग। तो वेल्थ की पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो पर्पज यही है कि आपको हर चीजों को देखना है, ऐसा ना हो कि आप कोई मिस कर दें इंपॉर्टेंट योग और उसकी वजह से आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो सही ना हो। तो इनको हमें बहुत कंसिडर भी करना है। और कुछ जो लक्ष्मी योग होते हैं, जैसे कि लॉर्ड ऑफ 9th हाउस अगर एक्सल्टेशन में है, मूल त्रिकोण साइन में है या अपने साइन में है, और वो केंद्र या ट्राइन हाउस में प्लेस्ड है, और जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी जब ट्राइन एंड क्वाड्रेंट का एसोसिएशन होता है, इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल योगा कंसर्निंग वेल्थ एक्चुअली। तो वही चीज यहाँ पर कही इन्होंने, और दोनों में यही कहा कि जब केंद्र और त्रिकोण का आपस में एसोसिएशन होता है, एंड इफ द प्लैनेट्स आर स्ट्रांग देन इट गिव्स अ वेरी पावरफुल राजयोग। या एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड ऑफ 1st and 9th हाउस इज अ वंडरफुल योगा फ्रॉम प्रोस्पेरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। केंद्र त्रिकोण भी है, लग्न त्रिकोण भी है, तो एंड लग्न इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन एंड 9th हाउस इज सेकंड इन बेस्ट आफ्टर लग्ना। तो ये दोनों हाउसेस का जब एसोसिएशन होता है, किसी भी हॉरोस्कोप में आप देखिए कि जब लग्न और 9th हाउस का एसोसिएशन होता है तो इट मेक्स अ वेरी पावरफुल योगा एक्चुअली, राजयोग। और हर तरह से वो व्यक्ति अच्छा होता है, क्योंकि भाग्य भी साथ देता है और साथ में लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आती है। फिर एक वेल्थ से कनेक्टेड एक योग और भी है, जिसको मुद्रिका योग बोलते हैं। और मुद्रिका योग में क्या होता है कि जो मून, वीनस एंड जुपिटर, मून, वीनस या एंड जुपिटर तीनों आपस में केंद्र में हो, तीनों आपस में केंद्र में हो, या तीनों इकट्ठे बैठे हुए हों। तो तीनों इकट्ठे बैठे होंगे तो अपने आप ही जो है वो म्यूचुअल केंद्र में हो गया। और अगर ये प्लैनेट अगर ट्राइन हाउस के लॉर्ड होते हैं तो और भी ये पावरफुल योग बन जाता है। तो ये मुद्रिका योग है कि 3 प्लैनेट जो बेसिकली वेल्थ से कनेक्टेड हैं
मून, वीनस एंड जुपिटर आपस में केंद्र में हो या इकट्ठे बैठे हों, तभी भी वो म्यूचुअल केंद्र में होंगे। तो अगर इसके साथ ये प्लैनेट ट्राइन हाउस के भी अगर लॉर्ड होते हैं तो ये योग और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। आयत में धन लाभ योगा, एंड नाउ यू सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योगा। और अगर फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज हो, आपस में एसोसिएशन, फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड का। सेकंड हाउस हमारा वेल्थ का हाउस है, फर्स्ट हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस। तो जब फर्स्ट और सेकंड हाउस का एसोसिएशन होगा तो इट गिव्स यू वेरी पावरफुल धन योगा। फिर है अमरांत योगा। इसमें कहते हैं कि अगर सेकंड हाउस में बहुत सारे प्लैनेट हों, और कौन से प्लैनेट हों, जैसे कि प्लैनेट्स कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग वेल्थ, जैसे लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस जुपिटर, ये अपने साइन में हो, एक्सॉल्टेड साइन में हो, और ये सारे प्लैनेट सेकंड हाउस में ही प्लेस्ड हो, तो कहते हैं कि जो नेटिव है उसको जिंदगी भर पैसे की कभी कमी नहीं होती, एंड ही लीड्स ए एफिलुएंट लाइफ। पैसे के मामले में कभी जो है उसको कमी नहीं आती। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट योग है निधि प्राप्ति योगा, एंड इन केस यू फाइंड इन एनीबॉडीज हॉरोस्कोप, इट्स रियली वंडरफुल वेल्थ योगा, कि जब भी सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज होगा, सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड का, मतलब जो इनकम हो रही है और जो वेल्थ है, इन दो हाउसेस के लॉर्ड का जब आपस में एसोसिएशन होता है तब ये निधि प्राप्ति योग बनता है, एंड इट्स वेरी वेरी पावरफुल योगा। और कहते हैं कि इसमें जो आदमी को पैसा मिलता है दैट इज विद योर ओन एफर्ट्स, और खर्च भी आप प्रूडेंटली करते हैं। खर्च भी कुछ लोग होते हैं कि एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं या अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, बट जब भी सेकंड और 11th हाउस का एक्सचेंज होता है तो जो पैसा तो आता ही है आपके एफर्ट से, लेकिन जो खर्च भी होता है वो भी जुडिशियसली होता है, वो बर्बाद नहीं होता। फिर एक श्रीमंत योगा है कि मून, जुपिटर और वीनस सेकंड हाउस में है, एंड मून इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। फिर जैसे वो अमरांत योगा था उसी टाइप का है। और फिर है महालक्ष्मी योगा, लॉर्ड ऑफ 9th इन द 5th हाउस। वही हुआ, एक त्रिकोण का लॉर्ड दूसरे त्रिकोण में चला गया, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बन गया कंसर्निंग वेल्थ। तो ये चीजें हमें देखनी है लग्न चार्ट में, ये सारी चीजें हमने लग्न चार्ट में देखा, तो उससे हमें वेल्थ के बारे में एक असेसमेंट हुआ किसी भी नेटिव का, कि वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लग्न चार्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, और हम उन्हीं चीजों को फिर कंफर्म करते हैं थ्रू डिविजनल चार्ट। और मैंने कहा कि कंफर्म ही नहीं करते बल्कि उस एस्पेक्ट के बारे में हम डिटेल भी एग्जामिन करते हैं, और हर चार्ट को देखने का तरीका अलग है, जो नॉट टू बी सीन लाइक नॉर्मल लग्न चार्ट। हर चार्ट को आप देखेंगे उसको देखने का तरीका अलग अलग है। अब जहां तक होरा चार्ट में प्लैनेट की पोजीशन का सवाल है, तो जब होरा चार्ट हम बनाते हैं तो मैंने कहा कि एक राशि में 2 होरा होते हैं, और एक को हम कहते हैं सन का होरा और एक कहते हैं मून का होरा, क्योंकि होरा चार्ट में सारे प्लैनेट जो हैं 2 ही होरा में हो सकते हैं, या तो सन के होरा में होंगे या मून के होरा में होंगे। और जो बनाने का तरीका है इसका कि ऑड साइन में जो है फर्स्ट होरा सन का होता है और सेकंड होरा मून का होता है। इन ऑड साइन first hora is of sun and second hora is of moon, and in the even sign first hora is of moon and the second hora is of sun। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लैनेट है आपका, लेट अस से कि 3 नंबर राशि में है, 3 नंबर राशि में कोई प्लैनेट है और इट इज ऑफ 10 डिग्री, इट इज ऑफ 10 डिग्री। तो 10 डिग्री का मतलब कौन सा होरा हुआ? फर्स्ट होरा हुआ, क्योंकि एक होरा 15 डिग्री का होता है, पहला हो रहा 0 से 15 डिग्री और सेकंड हो रहा 15 to 30 डिग्री। तो फर्स्ट हो रहा में है, ऑड साइन में है,
तो होरा चार्ट में किस में जाएगा? सन के होरा में जाएगा, क्योंकि होरा चार्ट में जो ऑड साइन में पहला होरा सन का होता है, सेकंड होरा मून का होता है, और इवन साइन में पहला होरा मून का होता है और दूसरा होरा सन का होता है। तो जहां तक प्लैनेट की स्ट्रेंथ का सवाल है, वो कहते हैं कि सन, मार्स एंड जुपिटर, ये जो मेल प्लैनेट हैं, सन, मार्स एंड जुपिटर, ये मेल प्लैनेट होते हैं। ये अगर सन की होरा में प्लेस्ड होते हैं तो दे आर सपोज्ड टू बी स्ट्रॉन्गर, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और जो मून, वीनस एंड सैटर्न है, फीमेल प्लैनेट एंड द सैटर्न, दे बिकम स्ट्रॉन्ग इन द होरा ऑफ मून। इनको जो है मून के होरा में होने से ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। और मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि इट रिमेन्स अनअफेक्टेड वेदर इट इज इन द होरा ऑफ सन और मून, उसकी स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेल प्लैनेट सन की होरा में स्ट्रॉन्ग होते हैं, फीमेल प्लैनेट इन द सैटर्न दे बिकम स्ट्रॉन्ग इन द मून होरा, और मरकरी इज नॉट अफेक्टेड बाय सन और मून होरा एक्चुअली। दूसरा प्रिंसिपल है कि इवन राशि में अगर कोई प्लैनेट लग्न चार्ट में इवन राशि में प्लेस्ड है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 में, और साथ में अगर वो मून के होरा में आ जाता है तो पावरफुल हो जाता है। ऐसे ही प्लैनेट कोई अगर ऑड राशि में प्लेस्ड है लग्न चार्ट में और साथ में वो सन की होरा में प्लेस्ड है, देन इट बिकम्स पावरफुल। इसके बाद एक होरा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक होरा 15 डिग्री का होता है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर फर्स्ट हो रहा है तो 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 डिग्री, और अगर सेकंड हो रहा है 15 से 30 डिग्री वाला तो 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। तो दोनों होरा को अगर हम 3-3 पार्ट में डिवाइड करें तो कहते हैं कि अगर प्लैनेट फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ द होरा में होता है, इसका मतलब अगर उसकी डिग्री 0 से 5 है या 15 से 20 है, that is supposed to be the most powerful. वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है फ्रॉम द होरा चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर सेकंड 1/3 पार्ट ऑफ होरा में प्लेस्ड होता है, मतलब उसकी डिग्री या तो 5 से 10 है या 20 से 25 है, तो मीडियम टाइप का स्ट्रांग होता है। और अगर थर्ड 1/3 पार्ट ऑफ होरा में होता है, मतलब 10 to 15 और 25 to 30, then it becomes a weak planet as far as the Hora chart is concerned. Now we come to the most important part of the Hora. It's a wonderful indication it gives. और वेल्थ के बारे में हमें वही चाहिए। कई बार आप देखते हैं कि the flow of wealth is automatic. कोई आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, सारे काम आपके अपने आप हो जाते हैं, आपको पैसा अपने आप मिलता रहता है विदाउट मच एफर्ट्स। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसी पैसे को प्राप्त करने के लिए, आपके कामों में सब में बाधा आना शुरू हो जाती हैं, मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि फ्लो ऑफ वेल्थ इज ऑटोमेटिक विदाउट मच एफर्ट्स। कभी कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के आता है एकदम से कि हम काम भी नहीं कर रहे, इतना मेहनत भी नहीं कर रहे, लेकिन सारे काम अपने आप हो रहे हैं। तो वो हमें कैसे पता लगेगा? एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेल्थ कि how the flow of wealth will be there in the individual's life. तो कहा गया उसके बारे में कि जो भी प्लैनेट होरा चार्ट में मून के होरा में प्लेस्ड होते हैं, you can note down, it's a very very important point actually, कि जो भी प्लैनेट होरा चार्ट में मून के होरा में प्लेस्ड होते हैं, उनकी जब दशा ऑपरेट होती है, then you find that the flow of wealth is automatic without much efforts. जो भी प्लैनेट अगर मून के होरा में प्लेस्ड है होरा चार्ट में, तो उनकी जब दशा और अंतर्दशा ऑपरेट होगी तो यू फाइंड दैट द फ्लो ऑफ वेल्थ इज ऑटोमेटिक विदाउट मच एफर्ट्स। और ऐसे प्लैनेट जो होरा चार्ट में सन के होरा में प्लेस्ड होते हैं, ऐसे प्लैनेट जो होरा चार्ट में सन के होरा में प्लेस्ड होते हैं, उनकी जब दशा अंतर्दशा ऑपरेट होती है तो you have to put lot of efforts, you find lot of problems, lot of hurdles to get the same wealth. फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से नहीं मिलते। तो ये बहुत अच्छा हमें इंडिकेशन मिल गया just by having a glance on the position of planet in the Hora chart,
वी कैन टेल एनीबडी कि कब पैसा आपके पास अपने आप आएगा बिना किसी मेहनत के, और किस टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो दिस चार्ट गिव्स अ वंडरफुल इंडिकेशन अबाउट फ्लो ऑफ वेल्थ. कब पैसा आपके पास विदाउट मच एफर्ट्स आता है और कब आपको उस पैसे के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं. तो ये इंडिकेशन हमें होरा चार्ट से मिलते हैं, और ये वेरी गुड इंडिकेशन जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा कि एक पर्टिकुलर दशा में कि फ्लो ऑफ वेल्थ आपके पास कैसा रहेगा. तो ये बहुत अच्छा एक साधन है कि होरा चार्ट हमें बहुत हेल्प करता है इस मामले में, और बता देता है कि किस टाइम में आसानी से होगा, किस टाइम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी. चलिए, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ होरा चार्ट एंड दैट विल गिव मोर clarification about this. ये एक हॉरोस्कोप है, दिस वन, Lagna chart, and we want to know about the wealth of this person. And you can all unmute your audio video and let it be interactive, जिससे पता लगेगा आपको अभी तक आपने कितना सीखा है. तो अगर हमें वेल्थ एग्जामिन करना है इस व्यक्ति का, आप अपना सारा ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए. तो वेल्थ के बारे में हम कैसे देखेंगे? मैंने कहा कि जब भी हम वेल्थ की बात करेंगे, we have to see the second house, we have to see the position of Jupiter, और जो भी अगर कोई योग वगैरह बन रहा है उसको हम देखेंगे, और उसके बाद हम जो है वो थोड़ा चार्ट को एग्जामिन करेंगे. तो we want to know कि what is the position about the wealth of this native. इनके सेकंड हाउस में वीनस है, 10th हाउस में जुपिटर और मून एक साथ बैठे हुए हैं. It has to be very strong. एक गज केसरी योग बन गया. 10 में. और गज केसरी योग और सेकंड घर में वीनस. try to be very specific and to try to see the main points. इधर उधर मत घूमिए, you be very very specific to the point actually. ये मून के भी होरा में आ रहा है मेरे ख्याल से जुपिटर. अभी उसको होरा चार्ट को छोड़ दीजिए. नॉट टू सी द होरा चार्ट. हमें अभी लग्न चार्ट से हमें देखना है कि जो इस व्यक्ति की वेल्थ कैसी होगी, पैसा कितना होगा इसके पास. तो ये सेकंड और थर्ड लॉर्ड इंटरचेंज हो रहा है ना, सेकंड एंड लगन एंड सेकंड हाउस. राइट, दैट इज द मेन पॉइंट. That is the main point actually, which your mind should go on that. So wonderful actually. There is an exchange of Lord of the first and the second house. Yes, good. First house का Lord second house में है और second house का Lord first house में. मरकरी. ये वैसे ही exchange point of view से राजयोग बनता है, और अभी हमने डिस्कस भी किया कि it's very important. मरकरी एक साथ है, लक्ष्मी योग है कि it's a very powerful Lakshmi Yoga, and it's a very powerful Raj Yoga concerning wealth. और फर्स्ट और सेकंड हाउस का एक्सचेंज है, और एक्सचेंज भी किसका है? ऑल बोथ बेनिफिक प्लैनेट्स, बोथ बेनिफिक प्लैनेट्स. और कोई एफ्लिक्शन नहीं है. मेन चीज ये है कि इनमें कोई एफ्लिक्शन नहीं है. आप देख रहे हैं कि कोई भी एफ्लिक्शन नहीं है इसमें मरकरी एंड वीनस में. तो एक तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट कि जो सेकंड हाउस है, इट इज ऑक्युपाइड ओनली बाय द बेनिफिक प्लैनेट. सर जुपिटर सेकंड हाउस को देख रहा है, राइट, एज ए कारक. करेक्ट. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो रवि जी ने बताया कि वीनस, जुपिटर इज द कारका फॉर द वेल्थ, कारक है वेल्थ का. तो पहली चीज तो हम कहेंगे कि जुपिटर इज वेल प्लेस्ड इन द 10th हाउस. पोजीशन इज रियली गुड, and it is having an aspect on the second house. The most important thing is कि Jupiter जो है second house को aspect कर रहा है. कारक है wealth का,
वैसे तो जुपिटर का एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन जुपिटर इस केस में कारक भी है वेल्थ का, तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया। वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड हाउस जो है बहुत स्ट्रांग हो गया। शनि भी अपनी राशि का है। हाँ, फिर जैसे आपने कहा कि सन मरकरी का एसोसिएशन है, तो बुध आदित्य योग बन गया। पर्सन इज इंटेलिजेंट, ही इज क्रिएटिव पर्सन, और लग्न में बन रहा है तो इट्स गुड एक्चुअली, नॉट बैड बुध आदित्य योग। फिर हमने गज केसरी योग की बात की अभी, कि जब मून और जुपिटर आपस में केंद्र में होते हैं तो गज केसरी योग बनता है, एंड दैट योगा इज अगेन related to the wealth only, the prosperity, क्योंकि गज केसरी मतलब हाथी और शेर जिसके यहाँ बंधे हों तो नेचुरली prosperous person। और क्या है? जुपिटर सैटर्न अपनी राशि का है सर। जी, सैटर्न अपनी राशि का है, और ये अपनी राशि का मतलब ये कहिए कि योग कारक प्लैनेट है सैटर्न। योग कारक प्लैनेट है 2 नंबर के लिए। 10 और 11 का लॉर्ड है, केंद्र का भी और त्रिकोण का भी। हाँ। जब कोई भी प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण दोनों हाउसेस का लॉर्ड होता है तो वो योग कारक हम प्लैनेट बोलते हैं। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। जुपिटर 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। नहीं, उसका प्लेसमेंट भी वहीं पर है, अपने साइन में 9th हाउस में। जुपिटर 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। 6th हाउस इज सेकंड फ्रॉम 5th, तो स्पेकुलेशन गेन हो गया। हाँ, 6th हाउस इज द अर्थ त्रिकोण। जैसे हमने कहा कि 2, 6, 10 जो है अर्थ त्रिकोण भी होते हैं, तो 6th हाउस इज समहाउ आल्सो कनेक्टेड विद द वेल्थ। एक्चुअली वेल्थ का त्रिकोण है वो, तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ कोर्स। और तो मरकरी वेल प्लेस्ड है, सेकंड का लॉर्ड होके लगन में बैठा हुआ है। तो मंगल भी अपनी राशि का है। मंगल भी अपनी राशि का है। मंगल का कोई वेल्थ से कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। सिर्फ वेल्थ से मतलब वैसे सभी प्लेसमेंट सब प्लैनेट्स की अच्छी है। हाँ, हम वेल्थ की बात कर रहे हैं तो you'll see the planet connected with the wealth only। सर सेकंड लॉर्ड लगन में भी बैठा है। वो तो हमने देख लिया, सेकंड लॉर्ड लगन में और लगन का लॉर्ड सेकंड में, that we have already seen actually। सर इसमें ये काल सर्प योग भी बनाता है। काल सर्प योग बन रहा है नहीं बन रहा, पहले तो आप देखिए। ये बन जाएगा सर, क्योंकि नहीं बन रहा। राहु तो 17 का है और सैटर्न 18 का है, तो बन जाएगा। हाँ, पक्का काल सर्प योग बन गया, बन रहा है। पक्का जो है एक काल सर्प योग बन गया। तो हम कहेंगे काल सर्प योग है। There has to be some imbalance in the life। There has to be some imbalance in the life। So anyway, हम imbalance की भी बात नहीं कर रहे हैं, but we are talking only of wealth actually। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस कर रहे हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है। 5th हाउस का लॉर्ड लग्न में, वक्री है ना सर। हाँ, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में या त्रिकोण में, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन। और जैसे हमने कहा कि जब त्रिकोण और केंद्र हाउस का जब एसोसिएशन होता है तो इट्स वेरी पावरफुल राजयोग कंसर्निंग वेल्थ एक्चुअली, कि 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो लगन में बैठा हुआ है, तो इट मेक्स द पर्सन वेरी इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव आल्सो। अब इसको देख के हम क्या कहेंगे कि वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है, नो डाउट अबाउट इट। सारे अच्छे योग हैं, सारे प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो हम ये कहेंगे कि वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा जो हॉरोस्कोप है। अब दशा देखिए इसकी क्या चल रही है। he was born in 62, so till December 68, मतलब about 6.5 years he had the dasha of Rahu, and after 6.5 years to 22.5 years
he had the दशा of Jupiter. ठीक है, उसके बाद सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस का पीरियड शुरू हुआ। तो अगर हम इसके होरा चार्ट को देखें, देखिए ये होरा चार्ट है, ये आप देख रहे हैं D2 चार्ट लिखा हुआ है ना, ये होरा चार्ट है। और होरा चार्ट में प्लैनेट दो ही होरा में होते हैं, या तो सन के होरा में होंगे या मून के होरा में होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो तीन प्लैनेट हैं, मून, जुपिटर और सन, मून, जुपिटर और सन, ये तीन प्लैनेट मून के होरा में हैं और बाकी सारे प्लैनेट सन के होरा में प्लेस्ड हैं। ये तीन प्लैनेट हैं, जुपिटर, सन और मून, जो कि मून के होरा में प्लेस्ड हैं और बाकी सारे प्लैनेट सन के होरा में प्लेस्ड हैं। और अभी हम लोगों ने बात की कि जो प्लैनेट मून के होरा में प्लेस्ड होते हैं, उनकी दशा अंतर्दशा में द फ्लो ऑफ वेल्थ इज वेरी इजी विदाउट मच एफर्ट्स। और जो प्लैनेट सन के होरा में प्लेस्ड होते हैं, उनकी दशा अंतर्दशा में आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो जो पैसा मून के होरा में मिल रहा है जिस ढंग से, उस ढंग से नहीं मिलेगा, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जुपिटर की दशा जो ऑपरेट हो रही है वो 22.5 साल तक है, 6.5 से 22.5 साल तक। उसके बाद कोई प्लैनेट की दशा नहीं आएगी उसकी लाइफ में जो कि मून के होरा में प्लेस्ड हो। ऑल प्लैनेट्स जिनकी दशा आएगी, दे आर ऑल प्लेस्ड इन द होरा ऑफ सन। ठीक है, तो यही एक टाइम है 22.5 साल तक का, जिसमें पैसे का फ्लो आसानी से हो सकता है। और उसके बाद जो भी पीरियड आएगा उसकी लाइफ में, उसमें उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब पैसा मिलेगा। ठीक है, और पैसे का इंडिकेशन है यहाँ पर, पैसा तो आएगा ही आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पैसा ना आए, क्योंकि हैज ऑल वेरी वंडरफुल राजयोग एंड द पोजीशन ऑफ प्लैनेट आल्सो। अनिल जी एक बार दोबारा समझाइए, दिस वाज इंटरेस्टिंग जो आपने मून और सन का बताया एक बार। हाँ, कि जो प्लैनेट मून के होरा में प्लेस्ड होते हैं, देखिए दो होरा हैं यहाँ पर, 4 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है। 4 का मतलब होता है कि मून का होरा और 5 नंबर होता है सन का होरा। तो ये तीन प्लैनेट सन, मून, जुपिटर इस पर्टिकुलर केस में मून के होरा में प्लेस्ड हैं और बाकी सारे प्लैनेट सन के होरा में प्लेस्ड हैं। और जो प्लैनेट मून के होरा में प्लेस्ड होते हैं, जब उनकी दशा ऑपरेट होती है तो पैसा आसानी से आता है, और उसके जो प्लैनेट सन के होरा में प्लेस्ड होते हैं, उनकी जब दशा ऑपरेट होती है तो पैसा आपको मेहनत करनी पड़ती है। यही अंतर है दोनों में। और इस व्यक्ति का जो जुपिटर की दशा है, दैट इज वैलिड ओनली टिल 22.5 years। उसके बाद कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जिसकी की दशा आएगी और वो मून के होरा में प्लेस्ड हो, राइट? नहीं, मेरा मतलब ये कहने का कि आई मीन 1968 से 1984 तक है, तो ये तो ऑलमोस्ट व्हेन ही वाज लाइक टिल ही गॉट अडल्ट, तब तक का ये पीरियड है ऑलमोस्ट, जब तक उसका कैरियर भी नहीं बनेगा। हाँ एग्जैक्टली, तो तब हाँ, तो समझ लीजिए उसको पेरेंट्स से पैसा मिल रहा है, राइट? What I'm trying to say कि in his life that is the only time when the flow of wealth will be without much effort। उसके बाद जो भी टाइम आएगा उसको उसमें मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। हाँ, तो इसका पता जब वो कमाना शुरू करेगा तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही ऐसा टाइम है जिसमें कि वो कहीं न कहीं से आएगा पैसा। तो ये हॉरोस्कोप है रवि शास्त्री का, हमारे क्रिकेटर का जो है। And you can see the history exactly till the dasha of Jupiter was there. He was doing so well in making runs and he was being declared champion of champion everywhere. और जैसे ही जुपिटर का पीरियड खत्म हुआ, बैट वही है, आदमी वही है, इंटेलिजेंस वही है, क्रिएटिविटी सब कुछ वही है, लेकिन रन बनना बंद हो गए। जो इतनी आसानी से बन रहे थे और उसको हर जगह अवार्ड मिल रहा था, उसका इतना नाम हो रहा था, पैसा मिल रहा था, क्या हो गया एकदम से? आदमी तो वही है। एंड इट एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद हिज हिस्ट्री कि 22.5 साल में वो रन बनना उसके बंद हो गए। ही वाज आउट फ्रॉम देयर। और
उसके बाद कोई भी पीरियड ऐसा नहीं है कि फिर से ठीक हो जाए। लोग तो 40-40 साल तक रहते हैं क्रिकेट में, बट हमारे जो लग्न चार्ट में बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं वेल्थ के बारे में, तो दैट्स व्हाई स्टिल इज कंटिन्यूइंग। कमेंट्री की 2 साल तक मेहनत की, एफर्ट्स किए, अभी भी एफर्ट्स करके ही इज इन अ पर्टिकुलर पोजीशन एक्चुअली एंड ही इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी। बट जो बात थी 22.5 साल तक, वो दोबारा से नहीं आ सकती, वो पोजीशन दोबारा से नहीं आएगी। तो दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन इट वाज पॉसिबल। तो ये हमें थोड़ा चार्ट इंडिकेशन भी देता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर टाइम में अच्छा कर रहा है और सडनली अगर कोई दशा चेंज होती है उस प्लैनेट की जो सन के होरा में प्लेस्ड हो, तो पोजीशन चेंज हो जाती है अपने आप ही। एक और देखते हैं, आई थिंक दैट विल गिव यू इवन बेटर आइडिया देन दिस एक्चुअली। ये देखिए, no, it's not there. This one you see. इसमें आप वेल्थ के बारे में क्या कहेंगे? सर मुझे लगन कुंडली बताएं जरा, क्या है, कैसे ग्रह स्थितियां क्या हैं? ये 10 नंबर लग्न है। हाँ जी। और 3rd हाउस में केतु है। ठीक। 5th हाउस में सन मून मरकरी हैं। सन मून और मरकरी। हाँ। 7th हाउस में मार्स एंड वीनस हैं। हाँ जी। 9th हाउस में राहु है। 11th हाउस में जुपिटर है और 12th हाउस में सैटर्न है। So what do you say about the wealth of this native actually? आप सब अपना अपना थोड़ा सा देखिए इसमें कि क्या कोई योग बन रहा है, क्या पोजीशन है। इसमें बुध आदित्य जो बहुत अच्छा है। 5th हाउस में सन और सन मरकरी एक साथ है। वेरी गुड। अन्वेषा ने कहा कि 5th हाउस में सन और मरकरी इकट्ठा है, तो बुध आदित्य योग बना। और हम लोगों ने जैसा भी डिस्कस किया था कि जो द बेस्ट पोजीशन ऑफ बुध आदित्य योगा इज इन द 5th हाउस, बिकॉज दिस इज अ योगा ऑफ इंटेलिजेंस एंड 5th हाउस इज आल्सो द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल योग अगर कोई बुध आदित्य योग बनेगा तो वो 5th हाउस में ही बनेगा। तो इट हैज अ वेरी पावरफुल बुध आदित्य योग। और 4th हाउस का सन साइन लॉर्ड मर्क्यूरी 5th में बैठा हुआ है। मर्क्यूरी 4th हाउस का सन साइन लॉर्ड 5th नहीं, में बैठा 4th हाउस का लॉर्ड तो मार्स हुआ ना यहाँ पर। ये A6 क्या है? 6 नंबर। 5th और 10th इंटरचेंज हो गया। हाँ जी। 5th और 7th। हाँ, now you see, ओबराय साहब ने कहा कि there is an exchange of 5th and the 7th house। 5th हाउस का लॉर्ड क्या है? वीनस है। 2 नंबर साइन है यहाँ पर, तो उसका लॉर्ड यहाँ पर प्लेस्ड है और इस हाउस का लॉर्ड मून है, वो यहाँ पर प्लेस्ड है। सो वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। तो 2 चीजें हुई यहाँ पर। देखिए, नाउ दिस इज ए डिफरेंट एक्सचेंज। एक तो एक्सचेंज होना, और वो भी त्रिकोण और केंद्र हाउसेस के साथ में। यहाँ जो एक्सचेंज है वो खाली एक्सचेंज नहीं है, एक्सचेंज इज विद केंद्र एंड त्रिकोण। जब भी केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध बनता है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इट्स वेरी वेरी पावरफुल राजयोग कंसर्निंग वेल्थ। तो यहाँ पर 5th हाउस और 7th हाउस, एक केंद्र है एक त्रिकोण है, तो दोनों का आपस में संबंध हुआ तो बहुत बहुत पावरफुल राजयोग बन गया। और अच्छा, एक चीज और है सर, मैं बताऊं कि यहाँ पे शुक्र और मंगल जो 7वें घर में, ये भी एक राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध यहाँ भी बना है। वेरी गुड। पहले तो देखिए, जो वीनस है यहाँ पर, जो ये नरेश जी बात कर रहे हैं वीनस की,
वीनस पहली चीज तो योग कारक है यहाँ पर। हाँ जी, पूरा योग कारक है, क्योंकि ये लॉर्ड 5वें घर का भी है और 10वें घर का भी है। तो कोई भी प्लैनेट जब केंद्र और त्रिकोण दोनों हाउसेस का लॉर्ड होता है तो हम कहते हैं उसको योग कारक प्लैनेट हो गया, योग कारक प्लैनेट। और योग कारक प्लैनेट तो अपने आप में, जैसे अभी पहले आपने रवि शास्त्री के हॉरोस्कोप में देखा था, शनि वाज योग कारक, यहाँ वीनस बिकम्स ए योग कारक प्लैनेट, वीनस बिकम्स ए योग कारक प्लैनेट। और एसोसिएशन क्या है, दोनों केंद्र हाउसेस का केंद्र हाउस में ही एसोसिएशन है। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, एक्चुअली यू कैन से इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और बताइए। अच्छा, 11वें घर में बृहस्पति है सर, ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। उसके वेल्थ से यहाँ क्या उसका कुछ दिख रहा है? वेल्थ से एक तो फिफ्थ हाउस को देख भी रहा है, 11वें घर का बृहस्पति कारक है, एक तो धन का कारक है, और 11th हाउस में होना ये बहुत अच्छी बात हो गई अपने आप में यहाँ। ये आप कह सकते हैं कि एक तो गज केसरी योग बन रहा है कि मून और जुपिटर, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, आपस में केंद्र में है मून और जुपिटर, हाँ और जी हाँ जी, केंद्र में होने से गज केसरी योग बन गया। और सेकेंडली जो 5th हाउस को जुपिटर देख रहा है, 5th हाउस मैंने कहा कि इस हाउस ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, हाँ जी, तो इस वेरी 5th हाउस बिकम्स वेरी पावरफुल इन दिस केस, 5th हाउस बिकम्स वेरी पावरफुल इन दिस केस। और अभी हमने जो वीनस मार्स की भी बात की थी योग बनाना, उसको भी देख रहा है, उसको भी देख रहा है, उसको भी वहाँ भी देख रहा है। राइट। और बताइए सर। शनि अपने घर को देख रहा है, हाउस ऑफ वेल्थ विच इज सेकंड हाउस। वंडरफुल। रवि जी ने कहा कि शनि जो है, हाँ जी हाँ जी, शनि जो है वो सेकंड हाउस को देख रहा है, और जब भी कोई प्लैनेट अपने साइन को देखता है तो उस हाउस से कंसर्न राजयोग बनाता है, तो इससे पॉजिटिव पॉइंट। शनि 9th हाउस को भी देख रहा है सर, क्योंकि लग्नेश है, तो लग्नेश की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है, और ये 9th हाउस को देखकर भाग्य को बढ़ा भी रहा है। और लक्ष्मी स्थान भी है 9th हाउस, उसको भी अच्छा कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है सर। ठीक है। और एनी अदर पॉइंट हो सकता है क्या? केतु राहु, सबसे इम्पोर्टेंट आपने मिस किया कि ये जो 9th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, हाँ, वो दूसरे त्रिकोण में बैठा है सर, दूसरे त्रिकोण में है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट योगा आउट ऑफ ऑल दिस व्हाट यू हैव सेड एक्चुअली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो, अभी हमने बात की कि एक त्रिकोण का लॉर्ड दूसरे त्रिकोण में बैठता है तो बहुत अच्छा धन योग बनता है। तो यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में है, तो इट्स वेरी पावरफुल योग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। जुपिटर जो है 3rd हाउस को देख रहा है, उसका अपना साइन है। जुपिटर 3rd हाउस को देख रहा है जो कि उसका अपना साइन है। हाँ जी। मून उच्च का है 5th हाउस में, मून जो है उच्च का है, एक्सॉल्टेड है इन द 5th हाउस। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप नहीं देख रहे हैं अभी भी। लग्न का 12th हाउस में जाता है तो क्या होता है? लग्न कमजोर होता है, वैसे कमजोर हो जाता है लग्न सर, पर लेकिन लग्न लॉर्ड इन द 12th हाउस, रवि जी क्या होगा? लगन को वैसे तो वीक करेगा, लेकिन लग्नेश है तो वीक तो कर नहीं सकता सर लगने, और ये तो पावरफुल ही रहेगा लगन। वैसे दरिद्र योग बनता है एक तरह का ये। करेक्ट। राइट। ये कहते हैं कि राजा भी रंग हो जाता है अगर लग्न का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो सारे योग बेकार हो जाते हैं। तो ये सब बेकार हो गए योग क्या? नहीं, अभी देख रहे हैं हम लोग। We are examining the negative and the positive points actually.
कि दिस इज अ वेरी नेगेटिव योग। जैसे अब नरेश जी ने कहा कि दरिद्र योग बनता है, और किताबों में लिखा गया है कि राजा भी रंक हो जाता है ऐसे टाइम में, राजा भी रंक हो जाता है। बट यहाँ सैटर्न जो है वो सेकंड हाउस को भी देख रहा है, तो सेकंड हाउस से कंसर्न भी राजयोग बना रहा है। बट डेफिनेटली द पोजीशन ऑफ सैटर्न इज नॉट गुड फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम है जो कि यू मे बी अंडर लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्योंकि राजा भी रंक बन जाता है। तो जैसे दरिद्र योग कहें, या दरिद्र तो बहुत छोटा हो गया, राजा भी कहते हैं कि कितना भी पैसा हो आपके पास वो खत्म हो जाता है सब कुछ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट हैं इस हॉरोस्कोप के। और नाउ लेट अस सी दशा वगैरह भी जो ये सितंबर 2014 में शनि का पीरियड शुरू हो गया है। सितंबर 2014 में शनि का पीरियड शुरू हो गया 19 इयर्स का, जो कि मेरे ख्याल से सर ये अनिल अंबानी की कुंडली है शायद। हाँ उसी की है। हाँ जी हाँ जी। तो जैसे ही शनि का पीरियड शुरू हुआ, ही इज अंडर लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। और शनि आप देखिए कहां पर है, मेन चीज तो यह है कि इसमें कहां पर है, D2 चार्ट में। D2 चार्ट में शनि इज इन द फोरा ऑफ सन। ये जो 4 प्लैनेट हैं, सन है, सैटर्न है, मून में है शायद, नहीं इसमें है, इसमें सन के ओरा में है। और वैसे भी क्या चीज सब मिक्स्ड हो रहा है यहाँ पे। सैटर्न तो बीच में दिख रहा है बिल्कुल। अभी हमने क्या कहा था कि जो इवन साइन में फर्स्ट हो रहा मून का होता है, सेकंड हो रहा सन का होता है। सन जो सैटर्न है यहाँ पर कौन से साइन में प्लेस्ड है? धनु राशि में। सन तो टॉरस में, ऑड साइन में कितनी डिग्री का है? 12 डिग्री। तो किसके हो रहा है? सन के हो रहा है। ये है भी यहाँ सन के हो रहा में लिखा हुआ है, थोड़ा सा जंबल अप हो रहा है इसलिए लग रहा है आपको, बट इट इज इन द होरा ऑफ सैटर्न एक्चुअली। तो दोनों तरह से मार खाई कि डिग्री की 12 डिग्री। डिग्री सन की डिग्री क्या है सर? सैटर्न का 12 डिग्री है। नहीं, सन की डिग्री 20 तो फिर तो वो सन की होरा में ही हुआ फिर। हाँ, तो दो चीजें हुई। एक तो ये जो प्लैनेट आया, और देखिए जुपिटर वगैरह सब मून के होरा में थे उससे पहले, बट जैसे ही उस प्लैनेट की दशा ऑपरेट हुई जो कि सन के होरा में प्लेस्ड है, तो प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। जो कंफर्ट था पहले वो कंफर्ट नहीं है फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो लग्न का लॉर्ड है व्हिच इज इन द 12th हाउस में चला गया। हाँ, दरिद्र योग बना ही दिया उसने। तो दरिद्र योग बन गया, बट बाकी योग इतने अच्छे हैं क्योंकि वो सेकंड हाउस को भी देख रहा है, तो ही गॉट द हेल्प एक्चुअली। अदरवाइज तो वही बात हो गई थी जैसे राजा भी रंक वाली बात है, तो सेम पोजीशन वाज देयर एक्चुअली। 48 अरब डॉलर मिले थे सर, 3 अरब रह गए बस। हाँ, तो इससे हम मालूम कर सकते हैं कि क्या पोजीशन होगी, बट अनलेस यू नो कि लग्न का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है, और बुक्स क्लियरली सेज कि राजा भी रंक हो जाता है ऐसे टाइम में। अगर राजा भी होगा तो धीरे धीरे वो रंक बन जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, और इस तरह से हम होरा चार्ट से बता सकते हैं क्या सिचुएशन होने वाली है, क्या पोजीशन होने वाली है। बट जब भी आप जो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन करेंगे तो यू हैव टू कंसीडर ऑल द एस्पेक्ट। आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या देख रहे हैं, और जैसे आप लोगों ने सब बता रहे हैं तो इट्स रियली वेरी गुड इंडिकेशन कि आप सब ध्यान से पढ़ रहे हैं काफी जो है। और ये सब चीजें एक बार आपको दिमाग में आ जाएंगी जब हम ये हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे, तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं फिर उससे। और ये योग जरूर देख लीजिए क्योंकि योग विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये केंद्र और त्रिकोण का जो एसोसिएशन है, इट्स रियली इट्स वेरी गुड योग एक्चुअली। और यहाँ केंद्र और त्रिकोण का बहुत एसोसिएशन हो रहा है, विच मेड हिम अनिल अंबानी, अदरवाइज कैसे बनता वो।
बट दशा रियली खराब है इसकी। सैटर्न पीरियड इज नॉट गुड एक्चुअली, आगे भी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि लग्न का लॉर्ड 12th हाउस में जाना इज वेरी बैड इंडिकेशन। 2033 तक तो है ही खराब सर टाइम। हाँ, वही हो भी रहा है। और उसी टाइम से 2014 से जैसे ही शनि का पीरियड शुरू हुआ, ही वेंट अंडर लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जी मुकेश अंबानी का भी है क्या आपके पास? टीना अंबानी का है, मुकेश का आई कुडंट गेट इट एक्चुअली, होगा कहीं ना कहीं, बट ये उसका है, टीना अंबानी का तो है, इसकी वाइफ का है। ये है, नाउ यू कैन सी दिस आल्सो। और जब तक योग अच्छे नहीं होंगे, यू कांट गेट दैट पोजीशन। एक्चुअली पोजीशन मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो हॉरोस्कोप में होना ही चाहिए। इसमें क्या आप देख रहे हैं? जुपिटर दूसरे हाउस, मंगल लगन में बैठा है अपनी राशि में, तो पंच महापुरुष योग बन गया। या एक पंच महापुरुष योग जिसको हम रोचक महापुरुष योग कहते हैं, वो बन गया। और अभी गज केसरी योग है। हाँ जी, गज केसरी योग भी हो गया। मून और जुपिटर आपस में केंद्र में है, वेरी गुड। तो गज केसरी योग भी बन गया। और शनि 8वें घर में इज ऑलवेज गुड सर, कारक है। वेल्थ से कनेक्टेड बताइए ना, वेल्थ से कनेक्टेड कौन कौन से योग हैं? मून इन थर्ड हाउस। जुपिटर अपने घर को देख रहा है, सेकंड कारक एज ए सर कारक। मुझे जरा कुंडली बताएं पढ़ के एक बारी। एक नंबर है लग्न जो है, मंगल है उसमें। अच्छा। सेकंड हाउस में केतु है, थर्ड हाउस में मून है, सिक्स्थ हाउस में जुपिटर है, एट्थ हाउस में सैटर्न एंड राहु है, 10th हाउस में सैटर्न एंड राहु, और 10th हाउस में सन, मरकरी, वीनस, 3 प्लैनेट हैं। अच्छा, सन, मरकरी और वीनस 10th में। जी सर, जुपिटर सेकंड हाउस को देख रहे हैं, कारक। हाँ, जुपिटर जो है अपने वेल्थ के स्थान को देख रहा है, विच इज द कारक ऑफ वेल्थ आल्सो। तो सेकंड हाउस स्ट्रांग बनता है उससे। और जुपिटर सर एक तो 10th हाउस में सूर्य को भी देख रहा है, त्रिकोण के स्वामी को। देखिए लॉर्ड को जो सूर्य सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा नरेश जी बोल रहे हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस। इको हो रहा है शायद, कोई ऑडियो किसको। लॉर्ड ऑफ 5th हाउस इन द 10th हाउस, लॉर्ड ऑफ ट्राइन इन द केंद्रा। तो इट्स वेरी पावरफुल राजयोग बना। और जो यहाँ सबसे अच्छी चीज है कि जो ये एक तो सन, मरकरी का बुध आदित्य योग तो है ही है, बट सन इज एसोसिएटेड विद ऑल द 3 बेनिफिक प्लैनेट्स। सन इज एसोसिएटेड विद ऑल द 3 बेनिफिक प्लैनेट्स। जुपिटर देख रहा है उसको, और सन और मरकरी उसके साथ ऑलरेडी हैं। तो here the position of 10th house, or you can say the position of sun, becomes very important. It's a very strong position. और जो ये 9th हाउस का लॉर्ड क्या है? जुपिटर। 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है। दोनों के दोनों 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। दोनों के दोनों 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हम जो बिल्कुल सही प्रोफेशन का योग होता है, धर्म कर्माधिपति योग, धर्म कर्माधिपति योग, वो बन गया यहाँ पर। धर्म कर्माधिपति योग बन गया। वो योग भी बना सर, जैसे क्योंकि सैटर्न जो है वो केंद्र का स्वामी है, सूर्य जो है वो त्रिकोण का, ये भी एक केंद्र त्रिकोण का संबंध ऐसे भी बना है यहाँ पे। करेक्ट। तो ये भी राजयोग को मजबूत कर रहा है सर। हाँ, और विनस भी जो है 7th हाउस का लॉर्ड है, ये भी केंद्र में चला गया।
अब दशा देखिए, दशाएं क्या चल सूर्य रही के साथ, हाँ सूर्य के साथ चला गया, वो भी राजयोग है, केंद्र कोण का संबंध बना वहां भी। या यहाँ देखिए दशाएं, मरकरी का पीरियड चल रहा है, दैट इज टिल 9 जून 2021, मरकरी का पीरियड, और उसके बाद केतु की दशा ऑपरेट होगी। और मरकरी तो मरकरी किस होरा में हुआ यार, जंबल अप कर देता है। मरकरी जो है ये 10th साइन में है, पहला हो रहा है, तो मरकरी जिंदा हो रहा मून है, मून के होरा में हो गया। और केतु किसके होरा में हुआ? केतु सर और ऑड नंबर में है 26 में, तो ये हो जाएगा मून के अगेन। इवन राशि में है, पहला हो रहा है 1 7 8, हाँ 8, हाँ राइट, तो मून का हो रहा हो गया, मून के होरा में हुआ ना। इवन राशि है एंड डिग्री इज ओनली 1 डिग्री। हाँ वो मून का ही हो रहा हुआ सर, मून का हो रहा हो गया। तो मरकरी और केतु दोनों मून के होरा में हैं, तो इस सपोर्टिंग एक्चुअली, वाइफ हॉरोस्कोप इज सपोर्टिंग हिम, उसकी पोजीशन इतनी खराब नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि स्पाउस से हमें सपोर्ट मिलती है, तो हिज वाइफ हॉरोस्कोप इज सपोर्टिंग हिम। सर इसमें अगर मंगल शनि को देख रहा है इन 8th हाउस, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन? देखिए 8th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर, इट इज एसोसिएशन ऑफ ऑल द 3। हाँ जी, 3 मैलेफिक, मंगल शनि और राहु तीनों बैठे हैं। हाँ 3 मैलेफिक, तो ये तो उसका हो गया हाउस की, प्लैनेट की पोजीशन। लॉर्ड बल्कि 4 मैलेफिक हो गए सर। हाँ लॉर्ड देखिए इसका, केतु भी देख रहा है ना, चौथा केतु देख रहा है। अरे राहु केतु तो एक ही बात है ना वो तो। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। और इसका लॉर्ड की पोजीशन क्या है? लॉर्ड इज इन वेरी गुड पोजीशन, लगन, लॉर्ड लगन में है। हाँ ये रोचक योग बना रहा है, महापुरुष योग बना रहा है। तो जो हाँ जी, नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस थे उसके प्लैनेट की पोजीशन के, वो लॉर्ड की पोजीशन से थोड़ा सा एक नलिफाई हो जाते हैं उसके। अदरवाइज इट्स नॉट ए वेरी गुड पोजीशन एक्चुअली। अगर ये इसका लॉर्ड अगर वहां पर ना हो तो, और कारक वहीं बैठा हुआ है, एक बात ये भी है, तो फिर उतना खराब नहीं रहता वो। अगर पर इनका वीनस इज अ स्ट्रांग मार्क फॉर हर। हाँ जी, वीनस जो है काफी स्ट्रांग मार्क होगा, 2 और 7 का दोनों। लॉर्ड ऑफ 2nd एंड 7th हाउस बोथ एक्चुअली, बट वीनस का दशा केतु के बाद आएगी, तो दैट मे क्रिएट प्रॉब्लम इन हेल्थ आल्सो। तो अगर ये मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती तो, और लग्न का लॉर्ड भी है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि लग्न का लॉर्ड देख रहा है। अगर सैटर्न मार्स राहु हो किसी के भी हॉरोस्कोप में, तो मैरिज कहाँ चलेगी, सेपरेशन डाइवोर्स अपने आप ही हो जाएगा। बट ये जो सपोर्टिव है कि मार्स लगन का लॉर्ड है, सैटर्न कारक है, इसके लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है, तो दैट बिकम्स ए पॉजिटिव पॉइंट एक्चुअली। और हम तीनों को कंबाइन करके हाउस, लॉर्ड एंड कारक, तब हम रिजल्ट बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब प्लस माइनस करके बैलेंस हो गया। तो ये सारे प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है और योग वगैरह बहुत अच्छे हैं जैसा आप देख रहे हैं, और जो दशाएं हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं हस्बैंड को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस हॉरोस्कोप में। So this is all about your Hora chart. Any question you have in mind actually, so that you can ask. Any question? Yeah, overdose हो गई। हेलो सर। नहीं मतलब ओवरडोज तो नहीं हो गई कहीं? नहीं ओवरडोज नहीं हुई, लेकिन अभी इंटरेस्टिंग लगा आज का क्लास। सर एक बात पूछनी थी जी। जो ये पूरा चार्ट आप बता रहे हैं, तो इसमें आपने जो हमें दिखाया उसमें क्या है, फर्स्ट हाउस एंड सेकंड में गए सब, ठीक है ना, चंद्रमा और सूर्य के उसमें राशि में। हाँ हाँ जी, तो क्या ये 12th हाउस में भी जाते हैं किसी के? नहीं नहीं, 2 ही होरा होते हैं, एक चंद्रमा का एक सूर्य का। तो या तो चंद्रमा के होरा में प्लेस्ड होगा या सूर्य के होरा में, दोनों में से एक। ये पूछना है किसी का जैसे लग्न में सूर्य हो गया, मतलब सूर्य का होरा हो गया,
तो जैसे ये सेकंड हाउस में दिखा रहे हैं कि नहीं, चंद्रमा सेकंड का हाउस है, नहीं, ये हाउस नहीं है, ये सिर्फ चंद्र का हो रहा और सूर्य का हो रहा है 4 और 5। हाउस इसमें छोड़ दीजिए। होरा चार्ट में अच्छा। सिर्फ 2 ही पोजीशन होती हैं, या तो प्लैनेट मून के होरा में होगा या प्लैनेट सन के होरा में होगा। तो ये जो पोजीशन आपने दिखाई है वही होती है, लेफ्ट राइट किसी भी साइड हो सकता है? हाँ, 4 नंबर मतलब मून का हो रहा, 5 नंबर सन का हो रहा। उससे वही पूछना है मेरे को कि 4 नंबर मतलब लेफ्ट में ही जाएगा या राइट में भी जा सकता है? नहीं, लेफ्ट राइट कहीं भी जाए, बट जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब प्लैनेट मून के होरा में है, और अच्छा। जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है वो प्लैनेट सन के होरा में। बस हमें यही देखना है कि 4 बस नंबर में है या 5 4 में है या 5 है, बस। ये नहीं देखना है कहाँ पर है। नहीं नहीं, वो सब छोड़ दीजिए, सिर्फ 4 और 5 ही आपको देखना है। ओके। इसमें ऐसे दिखाया सर जगन्नाथ होरा में, अगर एस्ट्रो सेज में देखोगे तो इट इज बेसिकली वो 2 ही पीस में उसको डिवाइड करता हाँ, है, एक सन का कर देता है, एक मून का। वेरियस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, वो 2 ही पार्ट में करते हैं, या हाउस नहीं दिखाते हैं। हाँ, हाउस दिखाते ही नहीं, वो 4 या 5 ही लिखते हैं। तो कई तरह से इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, बट जैसा ये चार्ट में दिखाया है तो उसमें सिर्फ 4 या 5 लिख देते हैं। वो कई तरह से कर सकते हो आप। चलिए, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। सो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिविजनल चार्ट, और आई वुड लाइक टू डिस्कस फर्स्ट दिस D7 या सप्तांश चार्ट हम इसको बोलते हैं, जिससे कि हम प्रोजेनी एंड हैप्पीनेस देयर फ्रॉम, संतान और संतान का सुख एग्जामिन करते हैं। तो सप्तांश चार्ट को थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम में। विल सी हाउ वी एनालाइज दैट चार्ट एक्चुअली। Okay then, thank you so much. Thank you, sir. everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Pranam, sir. sir. Thank you. Pranam, good night.